हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर ही रहे होंगे। तो आज है ना, हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा आगे का लेक्चर्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लेक्चर नंबर 3। मैं जानता हूँ कि काफ़ी दिनों के बाद है ना आज आप लोग का वीडियो अपलोड हुआ है, ये लेक्चर्स ले रहे हैं हम। तो कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज़ था, उसके लिए आई एम सो सॉरी कि आप लोग काफ़ी देर तक इंतज़ार करवाएं, लेकिन कोई बात नहीं, देर सही लेकिन दुरुस्त। तो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू लेक्चर्स विथ न्यू एनर्जेटिक फील। तो हमारा जो आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे। हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, आप लोग काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे थे कि आप लोग से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा सा अंदर से थोड़ा सा चीज़ें कुछ ठीक नहीं चल रहा था। लेकिन फाइनली आज हम लोग जो है ले रहे क्लास। अब देन यहाँ से हम लोग अब कंटिन्यू रहेंगे। अब सारी चीज़ें सॉल्व हो चुका है, अब आपके साथ में कंटिन्यू रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि भैया पता नहीं कहाँ भाग गए, अब वीडियो आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा वैसा है ना। डोंट वरी, अभी आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ख़त्म करेंगे, बाकी जो चीज़ें हैं सिलेबस का ग्रामर उसको भी टाइम पे ख़त्म करने के बाद में हम लोग आई थिंक सेप्ट से आई थिंक मिड ऑफ सेप्ट, अभी अगस्त चल रहा है ना, अगस्त ख़त्म होते होते हम लोग जो है लगभग ग्रामर का सिलेबस ख़त्म करेंगे। क्वेश्चंस को जम के प्रैक्टिस करेंगे। ग्रामर का जब हम लोग सेक्शन खत्म कर लेंगे तो हम लोग का 1 वीक या फिर पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी है ग्रामर का एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। देन उसके बाद में हम लोग लिटरेचर को स्टार्ट करेंगे, लिटरेचर को डिस्कशन करेंगे। सितंबर से आपका लिटरेचर स्टार्ट हो जाएगा और वो भी आई थिंक 3 महीने के अंदर में अक्टूबर नवंबर तक लिटरेचर भी खत्म, और दिसंबर तक में हम लोग 1 महीना जम के ओवरऑल लिटरेचर ग्रामर और पूरा जो है क्वेश्चन पेपर को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा इस चैप्टर का, इंग्लिश का। और इंग्लिश के साथ साथ में भी आपको हिंदी व्याकरण भी हम पढ़ाएं, है ना। अगर आपका सिलेबस ऑन टाइम खत्म हो तो हिंदी व्याकरण या फिर लिटरेचर कुछ ऐसा आपका रहेगा तो हम आएंगे, और साथ साथ में कुछ सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन को लेके आएंगे, डिस्कस करेंगे। तो डोंट वरी, हम लोग यहाँ पे लगे हैं, पढ़े हैं, आप लोग के लिए थोड़ा सा ध्यान में है, ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा था, लेक्चर नंबर 3 है। देखिए, अभी तक हम लोग आप लोग अच्छे से समझ चुके कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। मे भी आप लोग जो है काफ़ी दिनों के बाद में देखे तो चीज़ों को भूल गए होंगे, तो रिवाइज कर देते हैं। हम आपको बताए थे क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या आखिर समझौता है। इसी चैप्टर में हम यही चीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, आखिर जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब है इन दोनों के बीच में क्या आखिर समझौता हुआ, समझौता मतलब एग्रीमेंट हुआ, उसी को हम आगे पढ़ेंगे। मतलब क्या, एग्जाम्पल का हम समझाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए, जैसे हम लिखे यहाँ पे कि राम इज टीचिंग, क्या, राम इज टीचिंग अस, राम हम लोगों को पढ़ा रहा है। देखिए यहाँ पे ये राम आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और इज आपका क्या है, आपका यहाँ पे वर्ब है। तो ये सब्जेक्ट और इस वर्ब के बीच में क्या समझौता हुआ, है ना, क्या समझौता हुआ, किस तरह का समझौता हुआ, मतलब कि एग्रीमेंट क्या हुआ, क्या एग्रीमेंट क्या हुआ, इसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। समझ गए। यहाँ पे देखिए, राम इज टीचिंग अस, जहाँ पे राम आपका एक सब्जेक्ट है और आपका इज जो यहाँ पे वर्ब है। आपको पता है ना सब्जेक्ट क्या होता है, जो सेंटेंस में एक्शन करने वाला होता है, यानी कि द परफॉर्मर, द डूअर ऑफ एक्शन इज नोन एज, उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। और ये वर्ब है, आपको तो वर्ब भी पता है ना। अगर नहीं तो आप लेक्चर 1-2 देखोगे तो आपको अच्छे से आइडिया मिल गया होगा। तो हम यही इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब में आखिर क्या एग्रीमेंट हुआ, इन दोनों के बीच में आखिर क्या बातें हुआ, इसी चीज़ में, इसी टॉपिक में, इस चैप्टर में इसी बात को हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे थे। तो लेक्चर 1-2 में अभी तक हम लोग ने एग्रीमेंट 5 तक डिस्कस कर लिया, उसके बाद आगे करेंगे। लेकिन फिर उससे पहले एक बार तुरंत आपको जितना भी 5 क्या आपका हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था या फिर आपका जो रूल था, उसको एक बार क्विक रिकैप करते हैं थोड़ा सा, और देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो रूल नंबर 1 में था, यानी कि एग्रीमेंट नंबर 1 में क्या था आपका, ये था कि अगर किसी नाउन में एस और ईएस लग जाए, अगर किसी नाउन में हम अगर एस और ईएस को जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, आपका प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लूरल। लेकिन अगर किसी हम वर्ब में एस और ईएस जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, आपका सिंगुलर बन जाता है। समझ गए। किसी नाउन में हम एस ईएस को जोड़ते हैं तो प्लूरल, और अगर किसी वर्ब में एस ईएस को जोड़ते हैं तो सिंगुलर होता है। हम आपको इसमें ये भी बताए थे कि आमतौर पे नाउन या जो आपका प्रोनाउन होता है ना, यही जो है आपका सब्जेक्ट होता है ना। मैक्सिमम केसेस में अगर हम सब्जेक्ट जो हमारा सेंटेंस का होता है ना, वो कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन ही होता है। समझ गए। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 1।
उसके बाद में सेकंड नंबर में जो एग्रीमेंट हुआ सब्जेक्ट और भर के बीच में, ये हुआ था कि अगर आपका सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ में जो भर आएगा ना वो भी आएगा, कैसे भर आएगा, सिंगुलर भर आएगा। कैसे भर आएगा, सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, अगर आपका सब्जेक्ट कैसा है, अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ में जो भर भी आएगा ना वो कैसा आएगा, प्लूरल भर आएगा। कैसे भर आएगा, प्लूरल भर आएगा। इस बात को भी हम समझाएं। अगर आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका भर भी सिंगुलर आएगा। सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन। जो एक चीज़ को बताता है उसे सिंगुलर, और प्लूरल जो एक मोर देन वन, जो एक से अधिक होता है उसे हम प्लूरल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका भर भी सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका भर भी क्या होगा, प्लूरल होगा। ये सेकंड नंबर में एग्रीमेंट था, किसके किसके बीच में, सब्जेक्ट और भर के बीच में। देन उसके बाद में थर्ड नंबर एग्रीमेंट में हम क्या पढ़े थे, हम लोग थर्ड नंबर एग्रीमेंट में हम लोग यही पढ़े थे क्या, कि अगर कोई दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ, किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ हो, अगर कोई दो नाउन, देखिए यहाँ पे एक नाउन है और एक यहाँ पे नाउन है, अगर कोई दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से, कौन से प्रीपोजिशन, मैक्सिमम केस में ऑफ से अगर जुड़ा है, मतलब कि अगर आपका कोई दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा है तो इसके बाद में आने वाला जो वर्ब होता है, इसके बाद में जो आपका जो वर्ब आएगा ना, ये यहाँ पे इसके बाद में जो वर्ब आएगा ना वो किसके हिसाब से आएगा, इस नाउन के हिसाब से वर्ब आएगा, इस वाले नाउन के हिसाब से अगर वर्ब आएगा। मतलब क्या कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए। अगर आपका कोई दो नाउन किसी प्रीपोजिशन मतलब ऑफ से जुड़ा होता है तो इसके बाद में आने वाला जो वर्ब होता है ना, ये वर्ब किसके हिसाब से आएगा, इस नाउन के हिसाब से। अगर ये नाउन सिंगुलर है ना, अगर ये नाउन सिंगुलर है तो ये सिंगुलर हो जाएगा। अगर ये नाउन अगर प्लूरल है तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका प्लूरल हो जाएगा। समझ गए इस बात को। अगर ये नाउन सिंगुलर है तो ये वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर ये नाउन प्लूरल है तो आपका यहाँ पे वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। इस बात को समझ गए, ये हम बताए थे। नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर में आपको हम 4 नंबर में बताए थे क्या, आपको 4 नंबर में हम आपको ये बताए थे कि अगर आपका कोई इनडेफिनिट नंबर हो, क्या हो, अगर आपका कोई इनडेफिनिट क्या हो, नंबर हो, और वो किस चीज़ से जुड़ा हो, वो ऑफ से जुड़ा हो, किसके साथ में, नाउन के साथ में, तो देन इसके बाद में जो वर्ब आपका आएगा, समझिए यहाँ पे आपका ये जो वर्ब आएगा वो किसके हिसाब से आएगा, इस वाले नाउन के हिसाब से। किसके हिसाब से, यहाँ पे देखिए, अगर आपका एक नाउन और एक इंडेफिनिट नंबर किससे जुड़ा हो, ऑफ से जुड़ा हो, तो इसके बाद में आने वाला जो वर्ब होता है वो किसके हिसाब से आता है, इस वाले नाउन के हिसाब से आता है। देखिए यहाँ पे आया हुआ है ना, तो यही चीज़ है कि अगर कोई इंडेफिनिट नंबर का मतलब बताए थे अ लॉट ऑफ, है ना, अ सेवरल ऑफ, हाफ ऑफ, इस तरह की चीज़ें हम बताए थे, हैंडफुल में, मेजॉरिटी ऑफ, इस चीज़ें हम लिखाए थे ना। आपके नोट्स में ये ध्यान में होगा, अगर आप नोट्स पलट कर देखोगे तो वहाँ लिखा होगा। अगर बच्चा कोई अगर नया है तो प्लीज़ आप लेक्चर 1 और 2 अटेंड करके ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे, तो अगर कोई एक नाउन और एक इंडेफिनिट नंबर ऑफ से जुड़ा होता है तो ये बाद में आने वाला ये जो वर्ब है ना वो किसके हिसाब से आएगा, इस वाले बगल वाले नाउन के हिसाब से आएगा। लेकिन अगर ऊपर वाला केस में देखते हैं तो जब दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा होता है तो वहाँ पे ये जो वर्ब आता है वो किसके हिसाब से आता है, ये पहले वाले नाउन के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे बाद वाले नाउन के हिसाब से वर्ब आएगा। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अगर ये प्लूरल है तो ये वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। आया बात समझ में। ये 4 नंबर एग्रीमेंट था। देन इसके बाद में हम लोग 5 नंबर एग्रीमेंट में पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोग, कि अगर कोई, देखिए यहाँ पे 5 नंबर में यहीं पे बता देते हैं कि अगर कोई सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, अगर कोई सिंगुलर कलेक्टिव नाउन किससे जुड़ा हो, अगर कोई आपका सिंगुलर कलेक्टिव नाउन किससे जुड़ा हो, ऑफ से जुड़ा हो, और वो जो नाउन हो आपका कैसा नाउन हो, आपका नाउन जो होगा अगर प्लूरल नाउन होगा, अगर मतलब यहाँ पे देखिए कि अगर कोई सिंगुलर कलेक्टिव नाउन किसी प्लूरल नाउन से कनेक्टेड हो, किस चीज़ से, ऑफ से, तो बाद में आने वाला जो आपका वर्ब होगा ना वो कैसा वर्ब होगा, आपका सिंगुलर वर्ब होगा। कैसा वर्ब होगा, आपका सिंगुलर वर्ब होगा। ये हम आपको लास्ट क्लास में बताए थे। क्या बताए थे, कि अगर आपका कोई सिंगुलर कलेक्टिव नाउन में जैसे में एक टीम हो गया, क्लास हो गया, आपका मान के चल लेते हैं बैंड हो गया, म्यूजिक बजाने वाला बैंड हो गया, है ना, जूरी हो गया, जूरी का मतलब बहुत सारे जज बैठते हैं ना, उसे जूरी बोलते हैं। तो इन सब का अगर ग्रुप जैसे में आप बता सकते हैं, तो ये सब क्या आपका सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। तो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन हो गया, अगर कोई सिंगुलर कलेक्टिव नाउन किसी
प्लूरल नाउन से ऑफ से जुड़ा होता है तो देन आपका ये जो वर्ब आता है ना वो हमेशा जो वर्ब आएगा ये सिंगुलर वर्ब आएगा। कैसे वर्ब आएगा? सिंगुलर। ना तो ये इसके हिसाब से आएगा ना तो ये इसके हिसाब से, ये अपने हिसाब से आएगा, तो सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंगुलर ऑलवेज, सिंगुलर ऑलवेज आएगा। क्या? सिंगुलर ऑलवेज वर्ब होगा। तो जो वर्ब होगा वो हमेशा कैसा होगा? आपका सिंगुलर होगा। आए बात समझ में, है ना? तो ये चीज़ें हम 5 एग्रीमेंट्स आपको लास्ट क्लास में लेक्चर 1 और 2 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं आखिर ये क्या था, है ना? तो इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में लेक्चर नंबर 3 में आपको अभी ओवरव्यू दे दिए कि अभी तक हम लेक्चर 1 और 2 में क्या किए थे। यही सब किए थे कि नाउन में अगर एस एस लगाएंगे तो प्लूरल हो जाएगा, वर्ब में एस एस लगाएंगे तो सिंगुलर हो जाएगा। सिंपल सी बातें हैं। नाउन और प्रोनाउन आमतौर पर सब्जेक्ट होता है, देन उसके बाद में अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो वर्ब आपका सिंगुलर होगा। अगर आपका प्लूरल भी सब्जेक्ट हो, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है आपका वर्ब भी प्लूरल होगा। देन उसके बाद हम बताया क्या कि अगर कोई नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा है, अगर कोई दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा है जिसमें प्रीपोजिशन आमतौर पे ऑफ आएगा तो यहाँ पे आने इस नाउन के बाद में आने वाला जो वर्ब होगा वो इस नाउन के हिसाब से नहीं बल्कि पहले वाले नाउन के हिसाब से होगा। अगर ये नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर आपका प्लूरल होगा ये तो ये भी प्लूरल होगा। देन उसके बाद हम बताए क्या कि अगर कोई इंडेफिनिट नंबर किसी नाउन से जुड़ा हो और किस चीज़ से जुड़ा हो? ऑफ से। अगर कोई इंडेफिनिट नंबर और नाउन ऑफ से जुड़ा हो तो वर्ब जो आने वाला होगा बाद में वो किस के हिसाब से आएगा? इस वाले नाउन के हिसाब से आएगा। देन उसके बाद में हम बताए 5th नंबर में कि सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। क्या? अगर आपका सिंगुलर कलेक्टिव नाउन किसी प्लूरल नाउन से कनेक्टेड हो, किस चीज़ से? ऑफ से कनेक्टेड हो, तो बाद में आने वाला जो आपका जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। ना तो ये इस नाउन के हिसाब से आएगा ना तो ये इस नाउन के हिसाब से आएगा, वो खुद ही आएगा। वो कैसा होगा? वो सिंगुलर वर्ब हमेशा होगा। आगे बात समझ में? वीडियो को पॉज कीजिए, यानी कि वीडियो को रोकिए और इसको नोट कर लीजिए। शॉर्ट नोट्स का तरह है ना? क्विक रिवीजन के लिए अगर आपको कभी क्विक रिवीजन करना हो तो एक अच्छे से तुरंत आप एक बार में दैट्स इट खत्म। 2 लेक्चर का समरी आपको एक ही बोर्ड पे आ गया ना। चलिए इसको अच्छे से रोक करके वीडियो को रोक करके उतार लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा ये काम आएगा। उतार लिए? हो गया? डन? मिटा दें? ओके चलिए। देन हम लोग अब स्टार्ट करते हैं एग्रीमेंट नंबर 6 कि आखिर सब्जेक्ट वर्ब के बीच में अब एग्रीमेंट नंबर 6 क्या होता है ये अच्छे से हम जान लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्रीमेंट नंबर 6 में। क्या? एग्रीमेंट नंबर हम लोग 6 में ये स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर में क्या होता है, कुछ ऐसा शब्द है ना, कुछ ऐसा इंग्लिश में वर्ड है जो आपका उसके साथ में जो वर्ब आता है वो कभी प्लूरल भी वर्ब आता है, सिंगुलर भी। जैसे में आपको ध्यान दीजिए, अगर कोई वर्ड जो एज ए सब्जेक्ट, अगर कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट में कुछ ऐसा वर्ड्स है, जैसे में हम बात करते हैं अगर गवर्नमेंट है, जैसे गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। जैसे में आपका क्या हो गया? काउंसिल हो गया, समझ गए? जैसे में आपका क्या हो गया? काउंसिल हो गया। जैसे में आपका किसी चीज़ का बोर्ड हो गया, बोर्ड ऑफिस बोलते हैं ना, या फिर किसी चीज़ का क्या उसे बोलते हैं? स्टाफ हो गया। क्या होता है? स्टाफ हो गया। या फिर आप बोलते हैं ना कमेटी, क्या बोलते हैं उसे? कमेटी बोलते हैं, ठीक है। या फिर किसी चीज़ का जैसे जूरी, जूरी मतलब बहुत सारे जजेस के बेंच को हम जूरी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिए, अगर ये शब्द कभी भी सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी सेंटेंस में ये सब शब्द जो हम यहाँ पे लिखे हैं सब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा तो इसके साथ में हम वर्ब कैसा देंगे? क्या इसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब देंगे? क्या इसके साथ में हम प्लूरल वर्ब देंगे? तो ध्यान से सुनो, इस बात को आप ध्यान रखोगे कि इसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब भी दे सकते हैं। कैसे वर्ब? सिंगुलर वर्ब भी देंगे, दे सकते हैं, और या प्लूरल वर्ब भी देंगे, है ना। इसके साथ में हम या तो सिंगुलर वर्ब देंगे या तो हम प्लूरल वर्ब देंगे। मतलब कहने का क्या है कि अगर ये सब शब्द सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ तो इसके साथ में जो हम वर्ब यूज़ करेंगे या तो हम सिंगुलर वर्ब की तरह या तो प्लूरल वर्ब की तरह। लेकिन कब हम सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे, कब हम प्लूरल इस्तेमाल करेंगे? देखिए, अगर आपका सेंटेंस शुरुआत में सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल कर लिया, मान के चलो कि सब्जेक्ट की तरह से हम गवर्नमेंट का इस्तेमाल कर लिए या फिर गवर्नमेंट को छोड़ दो हम जूरी का इस्तेमाल किए, तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे द जूरी, क्या हम लिखें? क्या? द जूरी वॉज, है ना, द जूरी वॉज डिवाइडेड इन, क्या इट्स होगा या क्या हो जाएगा? इन इट्स होगा
इन इट्स या देयर क्या हो जाएगा ओपिनियन, क्या हो जाएगा ओपिनियन, क्या हो जाएगा आपका ओपिनियन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जूरी आया, इसके साथ में हम कैसे भर दिए, देखिए वॉज का दिए, क्या दिए वॉज का दिए, यानी कि इस जस्ट जूरी के बाद में हम क्या यूज़ किए, एक सिंगुलर वर्ब का यूज़ किए। कैसे वर्ब का यूज़ किए, सिंगुलर वर्ब का यूज़। आगे पढ़ते, डिवाइडेड इन इट्स देयर, अब यहाँ पे प्रोनाउन आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किए हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन भी जो यूज़ करेंगे वो कैसे प्रोनाउन यूज़ करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करेंगे, प्लूरल सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे ना। तो ये जो देयर है आपका प्लूरल है, तो ये तो नहीं होगा, तो हम इसको यूज़ करेंगे, यानी कि इट्स हो गया। आया बात समझ में। अगर हम शुरुआत में सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल कर दिए तो आगे आने वाला पूरा बात जो होगा हम जो है इस जूरी को सिंगुलर ही मानेंगे, एक वचन ही मानेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस के शुरुआत में हम इसके साथ में अगर वर लगा दिए तो आगे आने वाला बात भी हम प्लूरल ही मान के जूरी को बनाएंगे। इसका मतलब क्या, अगर आप पहला सेंटेंस में इनमें से किसी भी शब्द को पहला सेंटेंस में इसके साथ में आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर दी ना, तो बाकी आगे आने वाला उसी बात में आप जो बात कहेंगे ना उस सिंगुलर मान को ही इसको बनाएंगे। लेकिन अगर शुरुआत में इनके साथ में आप वर्ब प्लूरल इस्तेमाल कर दिए तो आने वाला जितना भी वर्ब होगा या फिर जितना भी बातें होगा आप इसको प्लूरल मान के ही बनाइएगा। अगर इसको शुरुआत में सिंगुलर मान लिए और देन उसके बाद आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर दें या फिर इसको मान करके प्लूरल बातें कह रहे हैं तो आपको वो गलत हो जाएगा। इस बात को समझ गए ना। अगर इसके साथ में शुरुआत में सिंगुलर वर्ब लगाएं देन आगे भी बात में सिंगुलर ही इसको बनाएंगे। लेकिन शुरुआत में अगर इसको हम प्लूरल मान लिए, इनकी बहुवचन, देन उसके बाद में जो बातें हम कहेंगे वो भी क्या होगा, प्लूरल ही होगा। आए बात यहाँ पे समझ में। तो यही हम आपको समझाना चाहते थे कि ये जो वर्ब है, सॉरी ये जितना भी जो वर्ड है जो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लूरल भी। हम कब सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे, अगर सेंटेंस में शुरुआत में सिंगुलर इस्तेमाल कर लिए तो आगे भी हम इसको सिंगुलर कंसिडर मान के ही बनाएंगे। सिंगुलर मतलब एक वचन को मान करके ही आगे बात कहेंगे। लेकिन अगर शुरुआत में ही ये बात है क्या कि ये इसको हम मान लिए प्लूरल, हम अगर यहाँ पे एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जैसे इसी का एक और एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में। जैसे लिखिए यहाँ पे द जूरी वर डिवाइडेड इन इट्स या देयर ओपिनियन। अब यहाँ पे देखिए इस जूरी के तुरंत बाद में हम वर का इस्तेमाल किए है ना, ये एक प्लूरल वर्ब है जो सही है। लेकिन अगर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ गया हमारा इट्स आ गया, यहाँ पे हमारा देयर आ गया, तो क्या ये सही है या ये सही है, तो आपका ये गलत है। क्यों, क्योंकि अब हम इस जूरी को हम प्लूरल मान लिए। अगर हम इसको प्लूरल मान लिए देन जो है ये जो वर्ब यूज होगा साथ में प्लूरल भी इस्तेमाल होगा, देन आगे जो बात होगा हम इस जूरी को प्लूरल मान के ही बनाएंगे, तो आपका ये सही होगा और ये गलत होगा। लेकिन यहाँ पे जब हम शुरुआत में वॉज लगा दिए यानी कि ये सिंगुलर वर्ब माने, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर, देन आगे का जो बातें होगा वो भी सिंगुलर ही होगा ना। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे वर्ब आपका सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, तो अब ये सब्जेक्ट भी प्लूरल हो गया, तो आगे आने वाला बात भी कैसा होगा, प्लूरल यानी कि बहुवचन होगा। आगे बात समझ में। इसीलिए हम बोले क्या कि अगर ये शब्द कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा तो आगे आने वाले बात सिंगुलर या वर्ब की तरह भी हो सकता है और प्लूरल भी। तो इनके साथ में कभी कभी हम सिंगुलर भी इस्तेमाल करेंगे और कभी कभी प्लूरल भी। सिंगुलर कब इस्तेमाल करेंगे ये देख लीजिए, और प्लूरल हम कब इस्तेमाल करेंगे तो ये देख लीजिए, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को रोक करके इसको उतार लीजिए, उतारिए, समझ गए, उतार लीजिए। ऐसे जैसे हम उतारे तो वैसे बनाइए, ठीक है। सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट में अगर ये इस तरह से इस्तेमाल हुआ तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब भी इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल भी। सिंगुलर कब, इस सेंस में, प्लूरल कब, तो इस सेंस में, समझ गए, है ना। इसका मतलब क्या कि ये डुअल नेचर का मतलब क्या कि एक पंथ दो कार्य, यानी कि एक कैरेक्टर है ना और दो रोल, समझ रहे हो ना। जैसे में एक इंसान है, जैसे मेरे हैं, देख लो, एज अ हम यहाँ पे आपको टीचर हैं, आपको टीच कर रहे हैं, फिर ऐसे घर में जाएंगे तो घर में एज अ हम सन हो जाएंगे, है ना, अपने पेरेंट्स के लिए अपने सन है, बेटा है कि नहीं। तो इसके लिए दो कैरेक्टर है, एक घर में अपन जाएंगे तो भाई का रोल निभाएंगे, कहीं और जाएंगे तो दोस्त का रोल निभाएंगे, यहाँ पे तो टीचर का रोल निभा रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये जो है चीज़ें को बदल लेता है। अगर इसको शुरुआत में हम प्लूरल मान लिए तो आगे भी प्लूरल होगा, अगर शुरुआत में इसको सिंगुलर मान लिए तो आगे भी सिंगुलर की ही तरह बात होगा, समझ गए। रोकिए और देन उसके बाद में उतार लीजिए कॉपी में अच्छे से, है ना। डाउट होगा कमेंट में आप पूछ सकते हैं। हो गया।
ओके, तो ये रहा 6 नंबर आपका एग्रीमेंट सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आपका ये एग्रीमेंट रहा, जो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वो एग्रीमेंट नंबर 7 का याद करते हैं। क्या करते हैं? 7 का। देखो, कभी कभी आपका जो सब्जेक्ट होगा ना, कभी कभी जब आपका सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा, आप सब्जेक्ट समझते हो ना, फिर से बता देते हैं, अगर कोई बच्चा को पता नहीं चल रहा हो तो फिर भी बता देते हैं। दुनिया में कोई भी सेंटेंस को 3 चीज़ से बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से बनता है ना। हम बार बार नहीं बताना चाहते, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट होता है तो हम बता देते हैं। दुनिया का कोई भी सेंटेंस होता है ना बच्चा, वो शुरुआत में सब्जेक्ट से बनता है, देन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट से बनता है। ये 3 चीज़ आपका होना चाहिए। अगर उसे कंप्लीट सेंटेंस कहलाना है तो देन इट रिक्वायर्स 3 थिंग्स, सब्जेक्ट, verb and then object. It must be, if one of them is absent, that means it's not a complete sense. अगर इन तीनों में से कोई भी एक नहीं रहेगा ना, तो मान लो कि वो complete sense वाला नहीं है, वो phrase, idioms, clause कुछ और बन जाएगा, वो sentence नहीं कहलाएगा। समझ गया? तो यहाँ पे यहीं पे हम सब्जेक्ट इसीलिए बोले यहाँ पे। तो इस बात को समझिए, अगर कोई सेंटेंस है, सॉरी यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है, क्या है? सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट जो है किसी फिक्स टाइम के लिए बात करता है, क्या बात करता है? किसी फिक्स टाइम के लिए बात करता है, किसी फिक्स डिस्टेंस के लिए बात करता है, क्या? किसी फिक्स डिस्टेंस के लिए बात करता है, या फिर आपका किसी फिक्स क्वांटिटी के लिए बात करता है, क्या? फिक्स क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब हम बता चुके हैं, मात्रा, जिसको हम गिन नहीं सकते, सिर्फ माप या तौल सकते हैं। फिक्स अमाउंट ऑफ मनी, क्या? या फिक्स अमाउंट ऑफ मनी, फिक्स अमाउंट ऑफ मनी, क्या? आपका फिक्स अमाउंट ऑफ मनी। या फिर आपका फिक्स वेट या मास, फिक्स वेट या आपका मास। देखिए यहाँ पे समझिए, अगर आपका कभी सब्जेक्ट ऐसा हो जो वो फिक्स टाइम के बारे में बता रहा हो, यानी कि ऐसा समय जो फिक्स का मतलब निश्चित समय के बारे में बता रहा हो, किसी निश्चित दूरी के बारे में बता रहा हो, किसी निश्चित मात्रा के बारे में बता रहा हो। क्वांटिटी का मतलब, क्वांटिटी से आपका ऑयल हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, इसे हम माप या तौल सकते, गिन नहीं सकते हैं। देन फिक्स, यानी कि क्या? आपका निश्चित पैसा के बारे में बात करते हैं, यानी कि कुछ ऐसा पैसा जो फिक्स है। देन उसके बाद में फिक्स वेट, यानी कि निश्चित वेट और मास के लिए। अगर इस तरह से चीज़ें सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा, देन इसके बाद में आने वाला जो वर्ब होगा, इसके बाद में जो आपका वर्ब होगा ना, वो हमेशा आपका सिंगुलर वर्ब होगा। इसके बाद में आपका जो वर्ब होगा वो कैसा वर्ब होगा? आपका सिंगुलर वर्ब होगा। कैसा वर्ब? सिंगुलर वर्ब होगा। समझ गए? क्या होगा? आपका सिंगुलर वर्ब होगा। कैसे होगा? तो हम एग्जांपल देते हैं और अच्छे से समझाते हैं। देखिए, जैसे हम लिखे क्या कि 40 माइल्स, क्या? 40 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, क्या? डिस्टेंस टू वॉक, है ना। एक और एग्जाम्पल जैसे लिखेंगे कि 10 रुपीज़, क्या लिखें? 10 रुपीज़ वॉज गिवन टू मी, ठीक है। फिर हम लिखे क्या कि 10 आवर्स, क्या लिखें? 10 आवर्स इज इनफ, क्या लिखें? 10 आवर्स इज इनफ फॉर द, क्या? फॉर द वर्क, काम के लिए 10 घंटे पर्याप्त है, ठीक है। आपको आई थिंक ये नीचे वाला नहीं दिख रहा है, हम नीचे वाला ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पे नीचे वाला लिख देते हैं। क्या लिखा है कि 10 आवर्स इज इनफ फॉर द वर्क, ठीक है। हम इस चीज़ को नीचे हटा देते हैं, ठीक है। फिर बोलोगे आप लोग कि कुछ चीज़ें दिख ही नहीं रहा, तो फिर मेरा आप मेहनत, काम और चीज़ें बढ़ा दोगे। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे समझो क्या एग्जाम्पल लिखे। हम लिखे 40 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। अब देखिए यहाँ पे 40 माइल्स, आपका 40 माइल्स एक सब्जेक्ट है। अब यहाँ माइल्स का मतलब क्या है? दूरी। ये दूरी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि 40 माइल्स यानी कि 40 मील जो है ना, एक लंबा दूरी है वॉक करने के लिए, टहलने के लिए, चलने के लिए। इसका मतलब क्या है? ये जो है डिस्टेंस फिक्स है ना, 40 माइल्स बोल दिया, यानी कि दूरी फिक्स डिस्टेंस के, यानी कि निश्चित दूरी के लिए बोल रहा है। अगर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट अगर निश्चित दूरी, समय, मात्रा, पैसा या वेट, मास के लिए बात करता हो, तो उसके बाद में जो हम भर देंगे, कैसा भर देंगे? सिंगुलर। तो इसके बाद में क्या गया? 40 माइल्स, देखिए इज आ गया ना, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, मतलब कि इसके बाद में कैसे भरवा गया? सिंगुलर भरवा गया। देन स्टार्ट करते हैं 10 रुपीज़।
10 रुपीज़ यानी कि पैसा का बात कर रहा है, रुपीज़ का बात कर रहा है। 10 रुपीज़ यानी कि पैसा फिक्स है, 10 रुपये का बात कर रहा है, और इसके साथ में जो वर्ब है वो कैसा आ गया, सिंगुलर वर्ब आ गया। तो फिक्स पैसा के बारे में बात कर रहा है तो इसके साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ब, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। इसके साथ में हम कभी भी वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ये भी करेक्ट है। दिन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, यहाँ ये देखिए 10 आवर्स यानी कि 10 घंटा यानी कि निश्चित समय के लिए, तो ये निश्चित समय है। देन इसके बाद में जो हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर दें, इसका इस्तेमाल किए ना, तो यहाँ पे आर का इस्तेमाल होगा, ना वर का इस्तेमाल होगा, ना हैव का इस्तेमाल होगा। क्या होगा, एक सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल यहाँ पे होगा। आए बात समझ में, यानी कि कभी भी सब्जेक्ट में निश्चित समय, निश्चित दूरी, निश्चित मात्रा या निश्चित पैसा के बारे में बात हो, या निश्चित वेट या मास के बारे में बात हो, देन हम इसके बाद में जो हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो कैसे वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल में 40 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, या 10 रुपीज़ वॉज गिवन टू मी, समझ गए, या 10 आवर्स इज़ इनफ फॉर द वर्क, या 10 आवर्स के बाद में इज़ लगाएं, जहाँ पे 40 माइल्स के बाद में इज़ लगाएं, या 10 रुपीज़ के बाद में वॉज लगाएं। आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गया। वीडियो को रोकिए और इसको उतार लीजिए, है ना, समझ के उतारिएगा, ठीक है। चलिए इसको भी अच्छे से उतार लीजिए। ये था एग्रीमेंट नंबर 7, जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो समझौता हुआ, वो समझौता नंबर क्या है, 7 है। तो इसको अच्छे से कॉपी में उतार लीजिए नोट्स के रूप में। आप और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं, बाकी आप और भी टाइम पे, डिस्टेंस पे, क्वांटिटी पे, अमाउंट ऑफ मनी पे, आपका जो भी मन है, लेकिन आपका बेसिक स्किल होते जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए हो गया ना, ओके, आगे बढ़े, मिटाते हैं, ठीक। चलिए आगे हम देखते हैं कि अब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में 8वां नंबर समझौता यानी कि एग्रीमेंट क्या होता है। तो 8 नंबर एग्रीमेंट क्या हुआ यार, देख लेते, समझ लेते, जान लेते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट में अगर आपका सब्जेक्ट के रूप में, है ना, अगर किसी नेम ऑफ पर्सन हो, लेकिन वो पर्सन क्या हो, एक पर्सन हो, ठीक है, नेम ऑफ पर्सन हो, या फिर किसी नेम ऑफ कंट्री, किसी देश का नाम हो, क्या, नेम ऑफ कंट्री हो, क्या हो, किसी देश का नाम हो, लेकिन वो भी एक देश का नाम हो, या फिर अगर हम बात कर लेते क्या, नेम ऑफ किसी बुक हो, कोई किताब का नाम हो, नेम ऑफ बुक हो, क्या हो, नेम ऑफ बुक हो, लेकिन वो भी एक हो। मतलब क्या हम बताना चाहते हैं कि कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किसी इंसान का नाम हो, इंसान जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, गांधी जी, भगत सिंह, इस तरह का चीज़ें का अगर नाम आ रहा है, ठीक है, जो एक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा राम एंड श्याम, इस तरह से नहीं, कोई एक इंसान का नाम है, या फिर किसी देश का नाम है, जो एक देश का नाम है ना, या फिर किसी किताब का नाम है। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर कोई नाम है किसी इंसान का, उस नाम के अंत में एस लगा हो, है ना, या फिर कोई जगह का नाम है उसके अंत में एस लगा हो, किसी देश का नाम हो उसके अंत में एस लगा हो, या कोई किताब का नाम हो जिसके अंत में एस लगा हो, तो उसके बाद में जो हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे ना, वो हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, कैसा वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। कैसा वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, समझ गए। अगर एस लगाए तो इसका मतलब ये नहीं, अगर उसमें एस लग गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लूरल हो गया। अगर कोई नाम है उसको में एस लगा हुआ है तो भी सिंगुलर है, कोई देश का नाम है उसके अंत में अगर एस लगा है तो भी सिंगुलर है, और अगर किसी किताब के अंत में भी एस लगा तो इसका मतलब ये नहीं, किसी किताब का नाम, जैसे मान के चलो कोई भी है, कोई किताब का नाम ले लीजिए, है ना, गुरु ग्रंथ साहिब का कोई किताब है उसमें एस लग गया है ना, बाइबल में एस बहुत लगता नहीं, जैसे कोई ऐसा किताब जरूर होगा जिसमें एस लगा होगा, है ना। तो उसके बाद में जो हम अब वर्ब यूज़ करेंगे वो हमेशा आपका वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, समझ गए। जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हैं क्या, अब मान लेते हैं जिम, है ना, जिम इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है, जिम इज गोइंग टू मार्केट, तो एक नाम है, तो नाम के बाद में जो वर्ब यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अगर इसके अंत में एस लगा है ना, अगर इसके अंत में जिम्स लगा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत सारा जिम्स है, ये इसका नाम ही है जिसमें एस लगा है। ऐसे बहुत सारे नाम होता है ना जिसके अंत में एस लगा हो, तो उसके बाद में जो वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर ही यूज करेंगे, ऐसा नहीं दो, हाँ जिम एंड जॉन होता तब दो नाम होता है तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे आपका नेम ऑफ कंट्री है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, क्या, द यूनाइटेड स्टेट्स, क्या, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका,
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ रिच कंट्री। क्या है ये? एक रिच कंट्री है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसके बाद में हम इस पूरे इस देश, एक देश है, इसके बाद में जो हम वर्ब का इस्तेमाल किए, कैसा वर्ब का इस्तेमाल किए? एक सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किए। तो इस चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि किसी किताब का नाम हो, किसी देश का नाम हो या किसी इंसान का नाम हो, वो मे भी उसके अंत में एस लगा हो, लेकिन उसके बाद में जो हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वो कैसे इस्तेमाल करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। कभी भी एग्जाम में कोई ऐसा नाम आ जाए जिसके अंत में एस लगा हो, कोई इंसान का नाम अगर उसके अंत में एस लगा है, देन उसके बाद में जब आप वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो सिंगुलर। अगर कोई देश का नाम है उसके अंत में एस लगा है तो ये यकीनन है वहाँ पे वो उसके साथ में जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर का। अगर कोई किताब का नाम है उसके अंत में एस लगा हुआ है, बहुत सारी किताबों के बारे में नहीं बात कर रहा है, वो एक नाम के बारे में बात कर रहा है लेकिन उसके अंत में एस लगा हो बाय कोइंसिडेंस, देन उसके बाद में जो हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे? बोलिए बोलिए, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। समझ गए? ओके, यहाँ तक समझ गए? चलिए वीडियो को रोकिए या फिर आप अच्छे से उतार लीजिए। तो ये आपका सिंपल से था, एग्रीमेंट नंबर 8 था, है ना? हो गया? तो ये आपका समझौता नंबर 8 है, इसको अच्छे से उतार लीजिए। हो गया? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझते हैं। अब देखिए आपका आता है एग्रीमेंट नंबर, क्या बोलिए? एग्रीमेंट नंबर आपका आएगा 9, है ना? अब देखिए यहाँ पे कभी भी आपका, है ना, कोई नाउन है, समझ रहे हैं? अगर कोई एक नाउन है जो जुड़ा हुआ किससे? ऑफ से, किसी दूसरे नाउन से, लेकिन वो क्या हो? सेम नाउन हो। सेम नाउन का मतलब समझते हो? सेम नाउन का मतलब एक ही ऐसा नाउन है, तो इसके बाद में आने वाला जो वर्ब होगा ना वो कैसा होगा? आपका सिंगुलर वर्ब होगा। कैसे वर्ब होगा? आपका सिंगुलर वर्ब होगा। कहने का तात्पर्य क्या है? जैसे यहाँ पे एक नाउन है, जैसे हम एग्जांपल में ही लेके समझाते हैं। इसी के नीचे अगर हम लिखें यहाँ पे शिप, है ना, यहाँ पे प्रीपोजिशन में लिखें शिप आफ्टर, फिर यहाँ पे एक और लिख लें, यही चीज़ लिखना है, सेम नाउन का मतलब एक ही नाउन, तो यहाँ पे भी शिप लिख लिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी नाउन है, ये भी नाउन, दोनों एक ही नाउन है ना, सेम नाउन। जब कोई दो नाउन जो एक ही नाउन हो और वो किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, यहाँ पे ऑफ लिख दिए, इट्स माय मिस्टेक, यहाँ पे प्रीपोजिशन लिखेगा। क्या लिखेगा? प्रीपोजिशन। क्या लिखेगा यहाँ पे? प्रीपोजिशन। तो जब कोई दो नाउन जो एक ही नाउन हो और जुड़ा हो किसी प्रीपोजिशन से, देन इसके बाद में आने वाला जो वर्ब होगा सिंगुलर होगा। तो शिप आफ्टर शिप इज सेलिंग, क्या? इज सेलिंग, है ना? क्या है? इज सेलिंग, मतलब कि शिप आफ्टर शिप इज सेलिंग, है ना? तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये जो शिप है ये दो नाउन है और एक ही नाउन है। ये किस चीज़ से जुड़ा है? ये आफ्टर से जुड़ा है। देन इसके बाद में वर्ब जो आएगा वो आपका सिंगुलर वर्ब आएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे दो नाउन आ गया तो यहाँ पे वर्ब आएगा, तो कैसा वर्ब आएगा? प्लूरल हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे एक और एग्जांपल जैसे लिखें यहाँ पे डोर, है ना, और एक और लिख दिए यहाँ पे प्रीपोजिशन टू, और फिर एक और डोर आ गया, तो यहाँ भी एक नाउन, यहाँ भी नाउन, दोनों सेम नाउन लेकिन जुड़ा किससे? प्रीपोजिशन से। तो डोर टू डोर, क्या? डोर टू डोर वॉज विजिटिंग, है ना? डोर टू डोर वॉज विजिटिंग, मतलब कि क्या? हर दरवाजे तक वो जा रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो नाउन आपका प्रीपोजिशन से जुड़ा हो तो सिंगुलर वर्ब होगा। तो वर्ब कैसा है यहाँ पे? सिंगुलर वर्ब है ना। तो इसी तरह से जैसे यहाँ पे और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे सिटी आफ्टर सिटी, क्या? सिटी आफ्टर सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे देखिए दो नाउन जो एक ही जैसा जुड़ा है किसी प्रीपोजिशन से, तो यहाँ पे जो वर्ब यूज़ किए, कैसा वर्ब? आपका सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे भी कैसा वर्ब? आपका सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे भी कैसा वर्ब? तो आपका सिंगुलर वर्ब। तो आया बात समझ में आपको? क्या बात समझ में आपको आना चाहिए कि जब कोई दो नाउन एक ही जैसा हो, जब कोई सेम नाउन दो गो हो जो जुड़ा किससे हो? किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, तो बाद में आने वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा कैसा वर्ब होगा? हमेशा सिंगुलर ही वर्ब होगा। यहाँ पे ऑलवेज लिख लो, क्या हो जाएगा? ऑलवेज। वो किसी की तरह नहीं है ना, तो ये इसके हिसाब से इस्तेमाल होगा नहीं इसके हिसाब से इस्तेमाल होगा, ये हमेशा खुद की तरह ही होगा। ऑलवेज सिंगुलर वर्ब हमेशा होगा। इस बात को समझ गए? कभी भी दो नाउन किस चीज़ से जुड़ा हो? प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, देन आपका जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा, वो भी हमेशा। एग्जाम्पल में ये तीन को देख लिए।
आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गया। इसको भी वीडियो रोकिए और उतार लीजिए जल्दी से। बहुत चीज़ें बहुत सिंपल है, छोटा छोटा इधर उन्होंने समझौता कर लिया अपने में, हमें उन लोगों को पढ़ना पड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन खटाक से का बन जाएगा, है ना। अब इस तरह से चीज़ों को समझोगे, 2-3 बार रिवाइज करोगे ना, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। आप क्वेश्चन को देखते ही बता दो कि ऑप्शन कैसे ये होगा, ये होगा, ये होगा, खटाक खटाक बनेगा। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो तुरंत बनेगा, कहीं भी कोई तरह का तकलीफ आपको नहीं होगा। हो गया, उतार लिए। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं आगे मूव करके। चलिए अब जो हम लोग 10 नंबर एग्रीमेंट पढ़ते कि 10th नंबर में एग्रीमेंट क्या है। देखिए अगर कोई सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट है ना, अगर कोई सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है और वो अगर सब्जेक्ट में कुछ ऐसे शब्द, जैसे में आपका ग्लासेस हो गया, अगर आपका कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में ग्लासेस के यूज़ हुआ है ना, या शूज़ के रूप में यूज़ हुआ, या फिर आपका पैंट्स के रूप में यूज़ हुआ, या फिर आपका ट्राउज़र्स के रूप में यूज़ हुआ, समझ गए, या फिर आपका क्या जैसे सीज़र के रूप में, क्या सीज़र्स के रूप में इस्तेमाल हुआ, या फिर आपका क्या पैजामाज के रूप में, क्या हो गया आपका पैजामाज, क्या बोलते हैं उसे, पैजामाज, या फिर आपका स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स, या फिर आपका क्या हो जाता है, आपका टोंगाज हो जाता है, टोंग्स। देखिए अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में ये सब वर्ड इस्तेमाल हुआ, जैसे ग्लासेस है ना, जैसे क्या होता है हम लोग दिन में देखने वाला जो चश्मा इस्तेमाल करते हैं सन ग्लासेस, वो हो गया, जूता हो गया, पैंट्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, सीजर्स हो गया, पैजामाज हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, या फिर टोंगाज हो गया। अगर ये सब शब्द कभी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, किसकी तरह, अगर ये सब शब्द कभी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, देन इसके बाद में आने वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा कैसा वर्ब होगा, हमेशा जो वर्ब होगा वो ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज प्लूरल वर्ब, ऑलवेज प्लूरल वर्ब, क्या होगा, ऑलवेज प्लूरल वर्ब। क्या बात समझे, ये कि कभी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट की तरह ये सब शब्द इस्तेमाल हुआ, देन इसके बाद में आने वाला जो वर्ब होगा वो कैसा होगा, हमेशा ऑलवेज प्लूरल, क्या होगा आपका, प्लूरल होगा। देन एग्जाम्पल से समझेंगे तो बेहतर से हमें क्या होगा, समझ में आएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में हम यहाँ पे लेते हैं, आपको बताते हैं कि माई क्या पैंट्स आर लॉस्ट, मेरे पैंट खो गए, ये क्या बात है, वाव, योर ट्राउजर्स आर क्या है, आर वेरी लूज, तुम्हारे जो ट्राउज़र हैं वो क्या है, लूज़ हैं, क्या है, लूज़ है। या फिर आप लिख सकते हैं कि माई सीजर्स आर वेरी शार्प, आर वेरी शार्प। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखें, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ गया, आपका पैंट्स आ गया, यहाँ पे आपका क्या आ गया, ट्राउजर्स आ गया, या फिर आपका क्या आ गया, सीजर्स आ गया। तो इनके बाद में जो वर्ब यूज़ करेंगे वो प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। देखिए प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब क्या हो गया, प्लूरल वर्ब, क्या हो गया, प्लूरल वर्ब। समझ गए, मतलब कि कभी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट की तरह ये सब शब्द इस्तेमाल होता है ना, देन वर्ब जो इसके बाद में आने वाला होता है वो कैसा होता है, वो हमेशा प्लूरल होता है। कैसा होता है, हमेशा प्लूरल होता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, माई पैंट्स आर लॉस्ट, योर ट्राउजर्स आर वेरी लूज, या माई सीजर्स आर वेरी शार्प। आए बात समझ में, तो इसको वीडियो को यहाँ पे रोकिए और इसको भी अच्छे से इसी तरह के फॉर्मेट में इसको उतार लीजिए, उतार लीजिए जल्दी से कॉपी में, स्पीड में। हो गया, ओके। तो आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में हम लोग काफ़ी कुछ किए हैं, जैसे हम लोग पहले के प्रीवियस चीज़ों को हम लोग रिवाइज कर लिए 1 to 5 तक, देन हम लोग 5 से लेकर 10 तक नया एग्रीमेंट को हम सीखे कि आखिर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ। अब जो है आपका टास्क है, यहाँ से आप चीज़ों को जहाँ तक पढ़े हैं रिवाइज कीजिए, अच्छे से इसको आप पढ़िए, अगर क्वेश्चंस मिलता है आपको तो बनाइए। देन हम लोग कल का लेक्चर 4 में आएंगे, देन इसका आगे बात करेंगे। तो 1-2 लेक्चर और आएगा, इसमें ज़्यादा नहीं है, कुछ और चीज़ें पढ़ना है, तो 2 लेक्चर या 3 लेक्चर और आएगा, देन हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाइंड अप हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, आपके लिए बेनिफिट होगा। तो प्लीज़ जो है चीज़ों को समझिए, रिवाइज़ कीजिए और देन आप मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।